हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड पार्ट। जैसा कि हमने आपको पार्ट 1 में बताया था कि अंग्रेजी को जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए और क्या सीखना चाहिए, तो हमने फोकस किया था एक स्ट्रक्चर पर, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर, जिसमें कि सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं सब्जेक्ट के स्थान पर, उसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी हम तीनों में से किसी को लिख सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट द प्रॉब्लम टू राइट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। आई हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ब। तो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि मैं वर्ब के बारे में बताऊंगा और वर्ब से ही हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। इट मीन्स वर्ब पर आधारित वाक्य बनाना, वर्ब पर आधारित वाक्य बनाना। वर्ब के आधार पर वाक्य बनाना आसान होता है। जैसा कि हम लोग पिछला बार हम भी बताए थे कि ट्रांसलेशन के अनुसार और शिक्षकों के अनुसार और नियम कानून के अनुसार वाक्य बनाने पर और अंग्रेजी सीखने में बहुत टाइम लगता है, परंतु वर्ब के आधार पर यदि हम वाक्य बनाते हैं तो बहुत जल्दी ही तीनों वाक्य को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और उदाहरण भी दिया था, तो देखिए अब एक वर्ब का उदाहरण भी लिखते हैं। ईट, एट, ईटेन, ईटिंग और ईट्स। हम अनुमान करते हैं कि वर्ब को यदि सीखते हैं तो सारे वाक्यों को एक ही बार में सीख लेते हैं, एक ही झटके में आपको सब कुछ आ जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या जानना चाहिए? वर्ब। पिछला क्लास में आपको बताया था कि वर्ब पर ध्यान देना है, तो वर्ब पर ध्यान देना है। तो यह जो चैप्टर है वह मूल रूप से वर्ब के स्टडी के लिए नहीं है, वर्ब का उपयोग किस प्रकार करना है उसके लिए है। तो हम लोग इस पार्ट में पढ़ रहे हैं कि वर्ब का उपयोग किस प्रकार करना है। वर्ब का उपयोग, किस वर्ब को लिखने से क्या हिंदी मिलता है, ये जानना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं 1 और 5 को लेकर के। एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब का स्थान खाली है और यहाँ ऑब्जेक्ट हमने लिखा हुआ है, और वर्ब से चुनते हैं कि अगर हम 1 को लिखते हैं, 1 को, और यदि 5 को लिखते हैं, 1 और 5 को वर्ब के स्थान पर लिख देते हैं, तो हमें क्या हिंदी मिलता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि वाक्य छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन सब्जेक्ट के बाद यदि हम V1 और V5 को लिखते हैं तो इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। यह प्रेजेंट टेंस को कवर करता है और यह मूल वाक्य पर आधारित, मूल वर्ब पर आधारित वाक्य है। आपको V1 लिखना है, आपको V5 लिखना है, और दोनों को लिखने से ही समान टेंस वाले वाक्य बनते हैं। और तो हम वाक्य बनाते हैं, ही ईट्स अ मैंगो। इसका हिंदी हुआ वह आम खाता है। तो ये अंत में आया खाता है, खाता है। अब दूसरा वाक्य बनाइए जिसमें कि पहला आ जाएगा, आई ईट अ मैंगो, आई ईट अ मैंगो। यहाँ पर आपने देखा कि एक में हमने वर्ब के 5वां रूप का उपयोग किया है और दूसरे वाक्य में हमने वर्ब का पहला रूप का उपयोग किया है, और दोनों ही सेम टेंस को फॉलो करते हैं और दोनों के अंत में ही हमें ता है मिलता है। क्रिया की समाप्ति ता है में होता है, तो इसमें होगा खाता हूँ, खाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो ही लिखा हुआ है प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, पास्ट में भी लिख सकते हैं, फ्यूचर में भी लिख सकते हैं। ए मैंगो लिखा हुआ है, ये भी प्रेजेंट में लिखा जाएगा, पास्ट में लिखा जाएगा और फ्यूचर में लिखा जाएगा। उसी तरह से दूसरे वाक्य में आ जाइए आप, ये भी प्रेजेंट में लिख सकते हैं, पास्ट में लिख सकते हैं, फ्यूचर में लिख सकते हैं। इधर भी
वाले ऑब्जेक्ट को भी प्रेजेंट में लिख सकते हैं, पास्ट में और फ्यूचर में दोनों में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ वर्ब का परिवर्तन हो गया, परंतु वर्ब का परिवर्तन हुआ है परंतु दोनों एक ही टेंस में है, क्योंकि 1 और 5 ये जो दोनों वर्ब के फॉर्म होते हैं वो समान होते हैं और इससे हमको प्रेजेंट टेंस का वाक्य प्राप्त होता है और दोनों ताहे में चलता है। अब अगला वाक्य जो आप बनाने जा रहे हैं, मान लीजिए कि आप उसके लिए भी आपने यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ही लिख दिया और इसके बाद आप प्लेस चेंज कर दिए। मैंने कहा था कि वर्ब को ही चेंज करना है, तो पहला वाक्य में मैंने ही से बनाया था, तो अब तीसरा वाक्य में भी मैं ही से बना रहा हूँ और इस बार न तो मैं 1 लिख रहा हूँ न 5 लिख रहा हूँ। इस बार मैं दूसरा रूप का प्रयोग किया, ही एट अ मैंगो, ही एट अ मैंगो, MANGO। देखिए यहाँ पर आपको समझना है और यही समझ गए तो आप अंग्रेजी समझ जाते हैं, तो अंग्रेजी के वाक्य को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वही है, देखिए ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन मैंने यहाँ वर्ब बदल दिया। तो आपको सिर्फ इसी का अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि 1 लिखते हैं तो क्या मीनिंग मिला, 2 लिखते हैं तो क्या मीनिंग मिला और अब 5 लिखते हैं तो क्या मीनिंग मिला और अब आपने लिख दिया 2, तो 2 लिखने के बाद आपका यहाँ मीनिंग बदल गया। तो हिंदी भाषी वाले विद्यार्थियों को यही वर्ब की अंडरस्टैंडिंग ही उसे वाक्य बनाना सिखाता है। देखिए ही वही रह गया जो मैंने पहला वाक्य में लिखा था और अ मैंगो भी वही रह गया जो मैंने पहला वाक्य में लिखा था, दूसरा में लिखा था और तीसरा में लिखा था, लेकिन आपने यहाँ पर वर्ब का रूप चेंज कर दिया। देखिए जिसको हम घेर रहे हैं, ये वर्ब का न तो पहला रूप है, न दूसरा रूप है, न तीसरा रूप है, न वर्ब का पहला रूप नहीं है, पांचवा रूप भी नहीं है, ये दूसरा है। तो ये दूसरा का जो मीनिंग है वो दूसरे प्रकार से आता है। तो दूसरे प्रकार से आया तो इसका समाप्ति खाया में हुआ, तो ये खाया में हुआ तो टेंस बदल गया। पिछला बार मैंने आपको कहा था कि वर्ब के बदलने से टेंस बदल जाता है। अब आपने उसी सेम वर्ब के दूसरा रूप को आपने लिखा और आपका मीनिंग बदल गया। अब उसी प्रकार से अब आप एक और वाक्य बनाइए और इसको हम बनाते हैं इस प्रकार से। देखिए ही के बाद अब आप दूसरा नहीं लिख रहे हैं, दूसरा में आप दूसरा के बाद आप आ गए तीसरा में और तीसरा को लिखते हैं EATEN, ही ईटेन अ मैंगो। लेकिन यह वाक्य अधूरा है, क्योंकि जब हम वर्ब के तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर हम 2-3 ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, परंतु अभी अब वर्तमान में हम हैज लगा देते हैं जो वर्ब के तीसरा रूप का हेल्पिंग वर्ब है और इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। तो जब भी हम तीसरा लिखेंगे, तीसरा रूप लिखें तो इसके पहले इसका हेल्पिंग वर्ब यहाँ लिखते हैं और अब यह वाक्य आपका कंप्लीट हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पहला में और पांचवा में जिस प्रकार से वाक्य को हमने बदला, उसी तरह से तीसरा वाक्य में वर्ब का दूसरा रूप लिखा, अब उसके बाद अगले वाक्य में वर्ब का तीसरा रूप लिखा। तो वर्ब के रूप बदलते जा रहे हैं और आपका हिंदी बदलते जा रहा है। तो यहाँ पर हिंदी आपको हो जाएगा खाया है। तो पिछला बार मैंने बताया था कि वर्ब का अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो हम हिंदी समझ सकते हैं, अंग्रेजी में वाक्य बना सकते हैं। तो ये वाक्यों को देखने से आपको ऐसा महसूस होगा कि वर्ब को ही सीखना चाहिए। अब जब हम तीसरा लिखे हैं तो इसके पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा और इसका मीनिंग देखिए यहाँ पर बदल गया। तो यही अंडरस्टैंडिंग तो हिंदी भाषा जानने वाले को होना चाहिए कि जब हम दूसरा लिखते हैं और जब हम तीसरा लिखते हैं तो दोनों में क्या अंतर होता है, इसका हिंदी क्या निकलता है और इसका हिंदी क्या निकलता है। तो जब वर्ब का आप हिंदी करना जान जाएंगे तो आपका वाक्य यहीं से कंप्लीट हो गया। और तीसरा में लिखने के बाद देखिए किस प्रकार से अलग हो गया है, ही हैज ईटेन अ मैंगो, यानी कि ये अब खाया है में चला गया। तो ये तीसरा के साथ हुआ और तीसरा के साथ 3 वाक्य बनते हैं जो 3 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब से होंगे और अगले क्लास में सभी वर्ब का विस्तार से आपको बताया जाएगा। परंतु इस बार सभी वर्ब का
एक एक एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ। ये पहला हो गया, फिर पांचवा हो गया, फिर पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, और अब आप आ जाइए चौथा के लिए। तो ये चौथा का उपयोग अब हम कर रहे हैं ही के बाद। अब ईटेन के जगह पर यहाँ हम ईटिंग लिख रहे हैं, EATING, EATING, ही ईटिंग अ मैंगो। अब आप सोच रहे होंगे और यहाँ देख भी रहे होंगे कि सब्जेक्ट तो वही है और ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन वर्ब बदलता जा रहा है, वर्ब बदलता जा रहा है। अब आ गया आपके सामने चौथा रूप। तो ये जब चौथा हो गया तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब अलग होता है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसी ग्रुप का एक हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ लिखते हैं, इज। ही इज ईटिंग अ मैंगो। अब इसका हिंदी होगा खा रहा है, खा रहा है। जो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि वर्ब को समझने से अंग्रेजी समझ में आ जाती है, उसी का ये एग्जाम्पल के रूप में एक एक वाक्य बनाया जा रहा है। जैसे आपने इट्स लिख लिया तो मीनिंग खाता है हो गया, और जब आप इट लिखे हैं तो खाता हूँ हुआ, और यहाँ दूसरा रूप लिख दिए तो इसका मीनिंग बदल गया खाया, और जब आपने तीसरा लिखा तो हो गया खाया है, और जब आपने चौथा लिखा तो हो गया खा रहा है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वाक्य का हिंदी बदलता जा रहा है, और हिंदी और इंग्लिश में सामंजस्य बैठाना जरूरी होता है, और यह वर्ब के अंडरस्टैंडिंग से ही होता है। अब हम फिर अगला वाक्य बनाने जा रहे हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, के बन रहा है जो चौथा रूप से ही बनता है, लेकिन उसका टेंस अलग होता है। तो उसका टेंस अलग होता है और वर्ब एक ही होता है, तो उसका हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाता है। और इसके ग्रुप का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप देखिए हैज बीन लिखा गया, हैज बीन ईटिंग अ मैंगो। अब ये वाक्य भी पूरा हो गया, और इसका भी हिंदी आपको खा रहा है में मिलेगा, खा रहा है, खा रहा है। तो अभी हमने जितने भी वाक्य बनाए हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, अभी हमने 6 वाक्य बनाया। तो पार्ट 1 में जो मैंने आपको समझाया था कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ब इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, वर्ब की समझ इंग्लिश की समझ होती है। और यहाँ मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया कि 1 to 6 जो भी वाक्य हैं सभी के जो सब्जेक्ट हैं वो सेम है, सब में मैंने ही लिख दिया है, और एक में तो आई लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट में आप आएंगे तो सबका ऑब्जेक्ट आपको सेम मिल रहा है, चाहे वाक्य हम 5 से बनाएं, चाहे वाक्य 1 से बनाएं, चाहे 2 से बनाएं, चाहे 3 से बनाएं, चाहे 4 से बनाएं, सबका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सेम ही रखा है। लेकिन हम वर्ब का रूप बदलते जा रहे हैं, और वर्ब के रूप बदलने से टेंस बदल जाता है। पार्ट 1 में मैंने बताया था। इन वाक्यों के माध्यम से मैंने आपको यह दिखाया कि पार्ट 1 में मैंने जो बात आपको कही थी कि वर्ब को समझने से अंग्रेजी समझ में आ जाती है, ये उसी का उदाहरण था। तो अब आप वर्ब को, मेन वर्ब को विस्तार से समझिए, जिसके आधार पर हम वाक्य की रचना करते हैं। मेन वर्ब का एक उदाहरण हम यहाँ लिख रहे हैं जो पहले भी लिख चुके हैं। एक है ईट, दूसरा है एट, तीसरा है ईटेन, और चौथा है ईटिंग, और पांचवा है इट्स, तो इसको समझना है पहले आपको, तभी आप वहाँ उपयोग कर पाएंगे कि हमको 1 कब लिखना है, 2 कब लिखना है, 3 कब लिखना है, और 4 कब लिखना है, 5 कब लिखना है। जब ये हमको समझ में आ ही जाएगा तो सारा चीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये देख लीजिए कि 1 कब लिखते हैं, 2 कब लिखते हैं, 3 कब लिखते हैं, 4 कब और 5 कब लिखा जाता है। लेकिन उसके पहले तो आपको ये जानना जरूरी होता है ना कि हम वर्ब को समझे कैसे। तो आप देख लीजिए कि वर्ब को समझना बहुत आसान है। यदि आपको 1 याद है या नहीं याद है, आप देखते हैं 1, तो 1 और 5 में आप अंतर देख लीजिए
क्या है, 1 तो प्लेन होता है जैसा होता है, ये मूल रूप में होता है, और उसके बाद जो 5 होता है तो 5 में हम एस और ईएस लगा देते हैं। तो 1 और 5 को समझने के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप 1 को आप देखेंगे तो इसमें एस ईएस लगा हुआ नहीं मिलेगा, और 5 में देखेंगे तो आपको एस ईएस लगा हुआ मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर ईट के साथ हम एस लगा दिए तो ये ईट्स हो गया और ये 5वां रूप हो गया, और किसी भी वर्ब के साथ ऐसा ही 5वां रूप बनता है। या तो एस लगाते हैं, नहीं तो ये सिलेबल के अनुसार हम एस भी लगा देते हैं। तो एस और एस 5वां पहला और 5वां में लगता है, और पहला और 5वां दोनों सेम होता है, दोनों का मीनिंग अलग होता है, दोनों का टेंस एक होता है। तो दोनों का मीनिंग एक ही होता है और टेंस भी एक ही होता है। तो जैसे प्रेजेंट टेंस को हम ध्यान देंगे तो पहला रूप और 5वां रूप दोनों से प्रेजेंट टेंस ही बनाया जाता है, और इसका हिंदी आपको ता है में ही मिलता है। पहला और 5वां ये वर्ब का पहला रूप, वर्ब का 5वां रूप, दोनों से हमको ता है का ही मीनिंग मिलता है। यदि हम वाक्य मेन वर्ब से बनाते हैं तो ये मेन वर्ब पर आधारित वाक्य था। अब वाक्य छोटा हो, वाक्य बड़ा हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। आप वर्ब के हिंदी के अनुसार आप उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। अब उसके बाद आइए दूसरा में। तो दूसरा तो आपको याद करना पड़ता है, इसका रूप पहले से ही बनाया हुआ होता है, लेकिन कुछ वर्ब का रूप फिक्स होता है, जैसे ईडी लगाना होता है तो हम लगा देते हैं। तो वर्ब के बारे में हम अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसके रूप का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए वर्ब में हम अंदर तक नहीं जा रहे हैं, केवल इसके रूप को समझा दे रहे हैं कि हम समझेंगे कैसे। तो 1 और 2 और 3 को आप याद कर लेंगे, और 4 और 5 को याद नहीं करना है। 4 में यदि आप आईएनजी लगा देते हैं तो ये पहले रूप में आईएनजी लगा देते हैं तो वो आपका 4 बन जाता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से 4 का अंडरस्टैंडिंग है, जो वर्ब का पहला रूप होता है उसमें अगर आप आईएनजी लगा देते हैं तो चौथा रूप बन जाता है। और यदि आप वर्ब के पहले रूप में ही एस लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, 5वां बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, दूसरा रूप में आईएनजी लगा देंगे, तीसरा रूप में आईएनजी लगा देंगे तो चौथा नहीं बनेगा ना। तो इस तरह से तो आपकी गलती हो जाएगी। आपको चौथा रूप कभी भी बनेगा तो पहला रूप में आप आईएनजी लगा दीजिए तो आपको चौथा रूप बन गया। ये तो आपको याद नहीं करना है। तो ये वर्ब की अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी वर्ब का चौथा रूप कैसे होता है, तो कैसे बनता है। आप आईएनजी लगा दीजिए तो चौथा रूप बन जाएगा, और 5वां रूप बनाने के लिए एस लगा दिए तो 5वां रूप बन गया। तो यानी कि आपको 1 2 3 तो याद करना ही पड़ेगा। वर्ब के रूप को बिना याद किए आप समझ नहीं सकते हैं, याद करना पड़ेगा। लेकिन चौथा बहुत आसान है, इसमें आईएनजी लगाना है, और किसी वर्ब में आप आईएनजी लगा दिए तो चौथा हो गया। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप प्ले लेते हैं और आपको अंग्रेजी एकदम नहीं समझ में आती है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि पहला रूप हमने प्ले लिख दिया तो बाकी का रूप हम छोड़ दिए और आ गए चौथा में। और यहाँ देखिए हम चौथा रूप बना रहे हैं, तो आप कैसे आसानी से बना लेते हैं, क्योंकि इसको समझे बिना तो आप वाक्य बना ही नहीं सकते हैं ना। और वर्ब के आधार पर ही आपको वाक्य सीखना है और बनाना है। तो आप देखिए आईएनजी हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो ये चौथा बन गया, और इसी वर्ब के रूप में हमने एस लगा दिया। अब केवल एस हमने लगाया है तो ये आपका 5वां बन गया। तो पहला, चौथा और 5वां रेडी है। और दूसरा में तो ईडी लगा देते, PLAYED, PLAYED। तो वर्ब के भी कुछ नियम होते हैं जिसको जानना पड़ता है। तो जब वर्ब का आप विशेष रूप से अध्ययन करेंगे तब समझेंगे कि ईडी किस में लगाते हैं और एस किस में लगाते हैं और ईएस किस में लगाते हैं। अभी हम लोग वर्ब का सामान्य अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हमको वर्ब के रूप को जानना होता है। तो उसके लिए आप ये तीनों याद कर लेंगे, पहला रूप, दूसरा और तीसरा याद करेंगे। चौथा में आईएनजी लगा करके चौथा बना देंगे, पहला में आईएनजी लगाकर चौथा बना देंगे, और 5वां के लिए पहला में एस लगा देंगे तो 5वां बन जाएगा। तो ये आपका 5 रूप हो गया। इसी के आधार पर अब आपको वाक्य सीखना है। तो इसके लिए आप बस ये देख लीजिए, जैसे मैंने पहले शुरू में बताया था कि सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हिंदी मीनिंग जानना होगा। यहाँ पर वर्ब के स्थान पर वर्ब के रूप को रखने के लिए जब हम वर्ब का पहला रूप ले लेते हैं, वर्ब का 5वां रूप ले लेते हैं, तो आपको इसका हिंदी ता है, ती है और ते हैं में मिलता है। बाकी और कोई चीज़ याद नहीं भी है तो आप ये हिंदी निकालने का तरीका है।
अब वर्ब का दूसरा रूप लिख देते हैं तो इसका मीनिंग हमको क्या मिलता है, तो वर्ब का दूसरा रूप लिख देने से हमको ता था का मीनिंग मिलता है, लेकिन इसका ज़्यादातर उपयोग आ में होता है, आ में, ई में और ए में हम लोग करते हैं। वैसे तो वर्ब का दूसरा रूप का उपयोग और भी बहुत सारे जगहों पर होता है, कंडीशनल भी होता है, लेकिन टेंस में जो हम मीनिंग निकालते हैं, हिंदी निकालते हैं, उसमें मूल रूप से अधिकतर आ का, ई का और ए का उपयोग होता है, इसके अंत में ही आता है। लेकिन ता था भी कंडीशन के अनुसार हमें समझना पड़ता है, जिसको टेंस में हम उपयोग करते हैं। अब आ जाइए थ्री में, तो थ्री का मीनिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। थ्री का मीनिंग निकालने के लिए आप आ को आ है में बदल देंगे तो तीसरा रूप का मीनिंग आ जाएगा। ई है तो ई है लिख देंगे तो तीसरा हो जाएगा, और ए है तो ए है कर देंगे तो आपका तीसरा हो जाएगा। आ है, ई है और ए है, ये वर्ब के तीसरा रूप का मीनिंग देता है। और चौथा में यदि आप आ जाते हैं, वर्ब का चौथा रूप आ जाता है, तो अब इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि ये रहा है में जाता है। मूल क्रिया के साथ आपको रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि वर्ब का पहला रूप, पांचवा रूप रखते हैं तो हमको हिंदी मीनिंग क्या मिलता है, दूसरा रूप रखते हैं तो हिंदी मीनिंग क्या मिलता है, तीसरा रूप रखते हैं तो हिंदी मीनिंग क्या मिलता है, चौथा रूप रखते हैं तो हिंदी मीनिंग क्या मिलता है। अब इतना ये जस्टिफिकेशन हुआ, ये उदाहरण हुआ। पार्ट 1 में नोट ध्यान देने लायक है ये बात कि पार्ट 1 में हमने कहा था, पार्ट 1 में हमने कहा था कि वर्ब के बदलने से टेंस बदल जाता है। वर्ब के बदलने से टेंस बदल जाता है, टेंस बदल जाता है। तो ये अभी जो वाक्य मैंने आपको बताया, ये सब उसके उदाहरण थे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वर्ब के बदलने से टेंस बदल जाता है, सब्जेक्ट वही रहता है, ऑब्जेक्ट वही रहता है, वर्ब का रूप हम बदलते जाते हैं, और वर्ब का कौन सा रूप लिखना है अभी हमने वाक्य बना करके आपको उदाहरण के रूप में समझाया। लेकिन अब जो आज मैंने समझाया है, इसका पूरा विस्तार आपको पार्ट 3 में मिलेगा। पार्ट 3 में इसका अध्ययन वर्ब के अनुसार विस्तार से होगा। विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि मेरा यह पहला वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, और यदि आप इसे पसंद करते हैं तो इसी माध्यम से मैं और भी आसान तरीके से अंग्रेजी की प्रस्तुति इतने अच्छे तरीके से करूंगा कि आपको अंग्रेजी जैसा नहीं, एकदम हिंदी जैसा लगेगा। आपको अंग्रेजी समझ में आने लगेगा, आप अंग्रेजी सीखना पसंद करेंगे, समझना पसंद करेंगे, और आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि हमें अंग्रेजी में कोई दिक्कत ही नहीं है। मीन्स इंग्लिश इज़ वेरी इजी बट व्हेन इफ़ आई ट्राई। इसका मतलब हुआ कि अंग्रेजी बहुत आसान है यदि हम कोशिश करते हैं और देखने का तरीका बदलते हैं। आप मेरी दृष्टि से अंग्रेजी देखिए, मैं आपको अंग्रेजी की सारी समस्या हल कर दूँ।